नमस्कार। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां पृथ्वी की सबसे लंबी, सबसे विशाल पर्वत श्रृंखला सीधे प्रशांत महासागर की लहरों को चुनौती देती हो। जहां दुनिया की सबसे बड़ी नदी एक ऐसे जंगल को जन्म देती है जो सचमुच पूरे ग्रह के लिए सांस लेता हो। और जहां दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल झील के ठीक बगल में मौजूद है। ये जगह है विरोधाभासों का महाद्वीप, कुदरत के अजूबों की धरती। ये है दक्षिण अमेरिका। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इस विशाल त्रिभुज जैसे भूभाग की एक बहुत ही डिटेल्ड यात्रा पर निकलते हैं। हम परत दर परत इसके भूवैज्ञानिक राज खोलेंगे, इसकी जीवन देने वाली नदियों के बहाव को समझेंगे और इसके एक्सट्रीम इकोसिस्टम के रहस्यों को जानेंगे, ताकि ये समझ सके कि कैसे इस जमीन ने न सिर्फ अपनी बल्कि पूरी दुनिया की कहानी को एक आकार दिया है। अच्छा, हमारी ये जो यात्रा है ये 6 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर ये महाद्वीप कहाँ है और कैसा है। फिर हम इसकी विशाल पर्वत श्रृंखला, इसकी रीढ़ की हड्डी को समझेंगे। इसके बाद हम इसकी जीवन देने वाली नदियों के साथ साथ बहेंगे। फिर हम इसके कुछ कमाल के ज्योग्राफिकल अजूबों को देखेंगे, जैसे झीलें और रेगिस्तान। उसके बाद यहाँ के मौसम और यहाँ पाए जाने वाले अनोखे जीवन के रूपों पर नजर डालेंगे। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस जमीन ने यहाँ रहने वाले इंसानों की जिंदगी और उनकी इकोनॉमी को शक्ल दी है। तो चलिए इस डिटेल्ड एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। पहला भाग, एक महाद्वीप की परिभाषा। देखिए, किसी भी विशाल भूभाग को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो दुनिया में है कहाँ, उसकी सीमाएं क्या हैं। दक्षिण अमेरिका सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ने इसके पूरे इतिहास, इसकी जलवायु और यहाँ के इकोसिस्टम को गढ़ा है। तो चलिए सबसे पहले इसके साइज, ये कौन से हेमिस्फीयर में है और इसकी वो बेसिक बनावट क्या है जो इसे इतना यूनिक बनाती है, ये समझते हैं। जब हम कहते हैं दक्षिण अमेरिका, तो हम बात कर रहे हैं लगभग 1,78,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एक विशाल बहुत बड़े इलाके की। अब ये नंबर सुनने में शायद बड़ा लगे, पर जरा सोचिए, ये भारत के टोटल एरिया से 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। साइज के हिसाब से देखें तो ये एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जो विशाल फैलाव है यही इसकी अविश्वसनीय ज्योग्राफिकल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की नींव है। इसी बड़े कैनवस पर प्रकृति ने अपनी सबसे शानदार कलाकृतियां बनाई हैं। उत्तर के घने ट्रॉपिकल वर्षा वनों से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका के पास के ठंडे बंजर मैदानों तक, यही साइज इस महाद्वीप को इतनी अलग अलग तरह की जलवायु और इकोसिस्टम को अपने अंदर समेटने की ताकत देता है। इस कॉन्टिनेंट का हर कोना एक अलग कहानी कहता है और ये कहानी इसके इस विशाल आकार से ही शुरू होती है। जैसा कि हम इस मैप पर देख सकते हैं, इस महाद्वीप की लोकेशन बहुत ही यूनिक है। इसका ज्यादातर हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के मौसम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से उल्टे होते हैं। जब नॉर्थ अमेरिका में गर्मी होती है तो यहाँ सर्दी। हाँ, इसका थोड़ा सा हिस्सा इक्वेटर के उत्तर में भी फैला है, जो इसकी क्लाइमेट में और भी वैरायटी लाता है। और हाँ, ये पूरी तरह से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इसका आकार देखेंगे तो ये मोटे तौर पर एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल जैसा है। इसका चौड़ा बेस उत्तर में कैरेबियन सागर के पास है और नुकीला सिरा दक्षिण में अंटार्कटिका की तरफ है, जो ड्रेक पैसेज से अलग होता है। और ये 3 तरफ से विशाल समुद्रों से घिरा हुआ है। उत्तर में गर्म कैरेबियन सागर, पूर्व में विशाल अटलांटिक महासागर और पश्चिम में गहरा प्रशांत महासागर। ये महासागर सिर्फ बाउंड्री नहीं है, ये विशाल क्लाइमेट इंजन है जिन्होंने यहाँ की कोस्टलाइन, यहाँ के मौसम के मिजाज और इसके व्यापारिक रास्तों पर बहुत गहरा असर डाला है। अच्छा, इस महाद्वीप की क्लाइमेट डाइवर्सिटी को समझने के लिए इन 2 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस को समझना बहुत जरूरी है। पहली है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है। ये इसके उत्तरी हिस्से से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर। ये वो इलाका है जहां सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं। इसी वजह से यहाँ गर्म और नमी वाली इक्वेटोरियल क्लाइमेट बनती है, जिसमें जबरदस्त बारिश होती है। और इसी के कारण दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन अमेज़न यहीं पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है, इसके बीच के हिस्से से होकर चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील को पार करती है।
ये लाइन ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन के बीच की बाउंड्री बनाती है। इसके दक्षिण में मौसम ज्यादा बदलने लगता है। मजे की बात यह है कि ब्राजील दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां से ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइनें गुजरती हैं, जो इसके विशाल और विविध भूगोल का एक सबूत है। इन रेखाओं का यहां से गुजरना ही इस महाद्वीप की क्लाइमेट की विशाल रेंज के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है, जो अमेज़न के घने ट्रॉपिकल जंगलों से लेकर पंपास के टेम्परेट घास के मैदानों और पैटागोनिया के ठंडे रेगिस्तान तक फैली हुई है। इस महाद्वीप की जटिलता को आसानी से समझने के लिए भूवैज्ञानिकों ने इसे 3 बेसिक फिजिकल डिविजन्स में बांटा है। ये डिविजन्स हमें इसकी बनावट को समझने का एक क्लियर फ्रेमवर्क देता है। सबसे पहले पश्चिमी किनारे पर एक विशाल, भूवैज्ञानिक रूप से एकदम नई और एक्टिव दीवार की तरह खड़ी है पश्चिमी पर्वत श्रृंखला, जिसे हम सब एंडीज के नाम से जानते हैं। ये इस महाद्वीप की रीढ़ है। फिर इसके ठीक ऑपोजिट पूरब में है पूर्वी हाईलैंड्स या पठार, जो प्राचीन, कठोर और लाखों सालों के इरोजन से घिस चुकी चट्टानों से बने हैं। ये महाद्वीप की पुरानी और स्थिर ढाल है, और इन दोनों विशाल स्ट्रक्चर्स के बीच में एक बहुत बड़ा निचला इलाका है जिसे सेंट्रल प्लेन्स कहते हैं। इन मैदानों को महाद्वीप की 3 महान नदियों, उत्तर में ओरिनोको, बीच में अमेज़न और दक्षिण में पराना पराग्वे ने अपनी लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से लाखों सालों में बनाया है। हमारी आगे की पूरी चर्चा इन्हीं 3 डिविजन्स का डिटेल्ड एनालिसिस होगी, और शुरुआत हम करेंगे पश्चिमी पर्वतों से। भाग 2, महान एंडीज की रीढ़। अब हम महाद्वीप के उन 3 बेसिक हिस्सों में से पहले और सबसे प्रभावशाली हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे। वो विशाल पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे को डिफाइन करती है और इसके भूगोल पर किसी भी दूसरी चीज से कहीं ज्यादा असर डालती है। एंडीज ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये इस महाद्वीप की जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक रीढ़ की हड्डी है। ये दुनिया की सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है, जो उत्तर में वेनेजुएला के कैरेबियन तट से शुरू होकर दक्षिण में चिली और अर्जेंटीना के बर्फीले सिरे टिएरा डेल फुएगो तक करीब 7,200 किलोमीटर तक बिना रुके फैली हुई है। सोचिए, ये एक ऐसी प्राकृतिक दीवार है जिससे पार नहीं किया जा सकता, जो इस महाद्वीप को विशाल प्रशांत महासागर से अलग करती है। और ये दीवार सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त क्लाइमेट बैरियर भी है। ये प्रशांत महासागर से आने वाली नमी से भरी हवाओं को रोक लेती है, जिसकी वजह से इसके पश्चिमी ढलानों पर तो भारी बारिश होती है, जबकि पूर्वी हिस्से जैसे कि अर्जेंटीना का पैटागोनियन रेगिस्तान इसकी रेन शैडो में आने की वजह से सूखे रह जाते हैं। ये पर्वत श्रृंखला इस महाद्वीप के मौसम, नदियों के बहाव और यहाँ तक कि जिंदगी के पैटर्न को भी कंट्रोल करती है। जब भी हम महान पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हिमालय का नाम सबसे पहले आता है, और ये सच भी है। हिमालय दुनिया में सबसे ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर पर वहीं है। लेकिन जब बात लंबाई की आती है तो एंडीज का कोई मुकाबला नहीं है। जैसा कि एक टेबल दिखा रहा है, ये हिमालय से लगभग 3 गुना ज्यादा लंबा है। ये 7 देशों से होकर गुजरता है: वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोनकागुआ है, जो अर्जेंटीना में 6,960 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। दोनों ही यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जो टेक्टोनिक प्लेटों के जबरदस्त टकराव से बने हैं। एंडीज का बनना नाज़का प्लेट के दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे खिसकने, जिसे सबडक्शन कहते हैं, की वजह से हुआ है। ये प्रोसेस आज भी जारी है, और यही वजह है कि ये इलाका जियोलॉजिकली इतना एक्टिव है। एंडीज सिर्फ एक शांत, स्थिर पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई जियोलॉजिकल एंटिटी है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक 40,000 किलोमीटर लंबा घोड़े की नाल जैसा इलाका है, जहां दुनिया के ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इसी वजह से इंडीज में दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और सबसे एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जैसे इक्वेडोर में कोटोपैक्सी, जो दुनिया के सबसे ऊंचे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है, और अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर ओजोस डेल सलाडो, जो दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी हमें लगातार याद दिलाते हैं कि इस महाद्वीप के नीचे की धरती आज भी जबरदस्त ताकतों से भरी हुई है। ये लगातार जियोलॉजिकल एक्टिविटी न सिर्फ खतरा पैदा करती है, बल्कि इसने इस क्षेत्र को तांबा, चांदी और टिन जैसी मिनरल वेल्थ से भी भर दिया है।
एंडीज के नए और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों की ठीक दूसरी तरफ महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में है ईस्टर्न हाइलैंड्स। ये प्राचीन, बहुत कठोर चट्टानों से बने विशाल पठार हैं जो लाखों सालों के इरोजन की वजह से घिसकर सपाट हो गए हैं। ये महाद्वीप के जियोलॉजिकली सबसे स्थिर इलाकों में से हैं। इसमें 3 मेन हिस्से हैं। उत्तर में गुयाना हाइलैंड्स, जो वेनेजुएला, गुयाना और ब्राजील में फैला है और अपने टपुई नाम के फ्लैट टॉप पहाड़ों और दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल एंजल फॉल्स के लिए मशहूर है। फिर मध्य पूर्व में है विशाल और मिनरल से भरपूर ब्राजीलियन हाइलैंड्स, जो आयरन ओर और दूसरे खनिजों का एक बहुत बड़ा भंडार है और ब्राजील की ज्यादातर आबादी का घर भी। और दक्षिण में है ठंडा और सूखा पैटागोनियन प्लेटो, जो एंडीज की रेंज शैडो में पड़ता है। ये पठार महाद्वीप की जियोलॉजिकल फाउंडेशन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तीसरा भाग, जीवनदायिनी नदी प्रणालियां। अब देखिए, एंडीज के पिघलते ग्लेशियरों और पूर्वी पठारों की ढलानों से जो पानी इकट्ठा होता है वो बहकर सेंट्रल प्लेन्स में आता है और इससे बनती हैं दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदियां। ये नदियां सिर्फ पानी के चैनल्स नहीं हैं, ये इस महाद्वीप की धमनियां हैं, उसकी आर्टरीज हैं जो पोषक तत्व ट्रांसपोर्ट करती हैं, पूरे के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करती हैं और लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन का काम करती हैं। जब हम कहते हैं कि कोई नदी सबसे बड़ी है तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले लंबाई आती है ना? लेकिन साइंस में, खासकर जो नदियों को स्टडी करते हैं, उनके लिए एक और चीज है जो शायद लंबाई से भी ज्यादा जरूरी है, और वो है पानी का वॉल्यूम, या जिसे डिस्चार्ज कहते हैं। मतलब एक नदी हर सेकंड कितना पानी समुद्र में डाल रही है। ये मेजरमेंट नदी के असली साइज, उसकी ताकत और इकोसिस्टम पर उसके असर को बताता है। और यही सवाल हमें दक्षिण अमेरिका की सबसे मशहूर नदी अमेज़न की असली महानता को समझने में मदद करता है। अमेज़न की कहानी लंबाई की नहीं, बल्कि विशाल, अविश्वसनीय वॉल्यूम की है। देखिए, लंबाई के मामले में नील नदी और अमेज़न के बीच हमेशा एक बहस चलती रहती है, लेकिन जब बात पानी के वॉल्यूम की आती है तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अमेज़न पृथ्वी पर बिना किसी शक के सबसे बड़ी नदी है। इसका सोर्स पेरू की एंडीज पर्वतमाला की ऊंचाइयों में है। वहां से ये हजारों सहायक नदियों का पानी अपने में मिलाती हुई पूरब की ओर पूरे महाद्वीप में बहती है और आखिर में अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। इसका ड्रेनेज बेसिन, मतलब वो पूरा इलाका जिसका पानी अमेज़न में आता है, वो करीब 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। ये लगभग ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बराबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। जरा इस फैक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया की सभी नदियों में जो ताज़ा पानी बहता है, उसका 5वां हिस्सा यानी 20% अकेले अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियों में बहता है। ये दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियों को मिला दे तो उनके टोटल फ्लो से भी ज्यादा है। जहां ये समुद्र में मिलती है, वहां ये इतनी चौड़ी है कि इसे द रिवर सी यानी नदी सागर कहा जाता है, और इसका ताज़ा पानी अटलांटिक महासागर में तट से 200 किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकता है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक बहता हुआ महासागर है जो दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन को जिंदगी देता है, एक यूनिक इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है और दुनिया की क्लाइमेट को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अमेज़न के अलावा 2 और बड़ी नदी प्रणालियां हैं जो इस महाद्वीप के सेंट्रल प्लेन्स को आकार देती हैं। उत्तर में है ओरिनोको नदी, जो मुख्य रूप से वेनेजुएला और कोलंबिया से होकर बहती है। ये लानोस नाम के विशाल ट्रॉपिकल घास के मैदानों को सींचती है और इसका बेसिन पेट्रोलियम के विशाल भंडारों के लिए जाना जाता है, जो वेनेजुएला की इकोनॉमी का आधार है। फिर दक्षिण में पराना और पराग्वे नदियां मिलकर एक बहुत बड़ी सिस्टम बनाती है, जो ब्राजील, पैराग्वे और अर्जेंटीना से होकर बहती है। ये सिस्टम आखिर में उरुग्वे नदी के साथ मिलकर मशहूर रियो डी ला प्लाटा एस्चुअरी बनाती है, जो दुनिया की सबसे चौड़ी एस्चुअरी है। ये इलाका खेती के लिए बहुत उपजाऊ है और इसी सिस्टम पर ब्राजील और पैराग्वे के बॉर्डर पर दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में से एक इटाइपू डैम बना हुआ है। भाग 4, अग्नि और जल की भूमि। दुनिया की सबसे बड़ी नदी से अब हम चलते हैं एक ऐसी जमीन की तरफ जो हैरत अंगेज विरोधाभासों से भरी है। दक्षिण अमेरिका एक्सट्रीम्स का कॉन्टिनेंट है, जहां प्रकृति अपने सबसे भव्य और सबसे कठोर दोनों रूपों में सामने आती है। दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल झीलों से लेकर सबसे सूखे रेगिस्तानों तक।
ये जो कंपैरिजन है ये इस महाद्वीप की ज्योग्राफिकल एक्सट्रीम्स को दिखाता है। एक तरफ हमारे पास है एंडीज की ऊंचाइयों पर बसी टिटिकाका झील। ये पेरू और बोलीविया के बीच अल्टीप्लानो नाम के एक ऊंचे पठार पर 3812 मीटर की ऊंचाई पर है। ये दुनिया की सबसे ऊंची झील है जिस पर बड़े जहाज और कमर्शियल बोट्स चल सकती हैं। और दूसरी तरफ पैसिफिक कोस्ट पर है अटाकामा डेजर्ट, जो पोलर इलाकों के बाहर पृथ्वी पर सबसे सूखी जगह है। एक ही महाद्वीप पर पानी का इतना बड़ा भंडार और पानी की इतनी जबरदस्त कमी का एक साथ होना इसकी यूनिक ज्योग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। टिटिकाका झील अपने ऊंचाई और इंका सभ्यता से जुड़े अपने कल्चरल महत्व के लिए मशहूर है। इसके अलावा वेनेजुएला में है मैराकाइबो झील, जो सरफेस एरिया के हिसाब से दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। हालांकि टेक्निकली ये एक विशाल खारी खाड़ी है जो गल्फ ऑफ वेनेजुएला के जरिए सीधे कैरिबियन सागर से जुड़ी है। ये इलाका वेनेजुएला के विशाल पेट्रोलियम भंडारों का सेंटर है, जिस वजह से इसे तेल की झील भी कहा जाता है। फिर बोलीविया के पठार पर पोपो झील एक उथली और खारी झील है जो एक एंडरोइक बेसिन में है, मतलब इसका पानी समुद्र तक नहीं पहुंचता। इसका साइज बारिश और टिटिकाका झील से आने वाले पानी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और ये क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। ये जो लाइन है ये हमें अटाकामा डेजर्ट से मिलवाती है। ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इस रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में ऐसे वेदर स्टेशंस हैं जहां इंसानी इतिहास में कभी भी मापने लायक बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है। यहाँ की मिट्टी मंगल ग्रह की मिट्टी से इतनी मिलती जुलती है कि नासा जैसी स्पेस एजेंसियां यहाँ अपने मार्स रोवर्स और इक्विपमेंट्स को टेस्ट करती हैं। ये सूखापन इतना एक्सट्रीम है कि यहाँ जिंदगी के पनपने की गुंजाइश लगभग जीरो है, फिर भी कुछ खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पौधे यहाँ जिंदा रहने में कामयाब हो गए हैं। तो सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े महासागर के ठीक बगल में दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान आखिर है क्यों? इसका कारण है दो जबरदस्त ज्योग्राफिकल घटनाओं का एक साथ आना। पहली है ठंडी पेरू या हम्बोल्ट करंट, जो अंटार्कटिका से ठंडा पानी लेकर कोस्ट के साथ साथ उत्तर की ओर बहती है। ये ठंडा पानी अपने ऊपर की हवा को भी ठंडा कर देता है और ठंडी हवा में नमी बनाए रखने की कैपेसिटी कम होती है, जिससे भाप और बादलों का बनना रुक जाता है। दूसरा कारण है एंडीज पर्वत की विशाल दीवार, जो पूरब से यानी अमेज़न बेसिन से आने वाली किसी भी नमी वाली हवा को रोक देती है, जिससे कोस्ट के पैरेलल एक लंबा रेन शैडो एरिया बन जाता है। इन दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन अटाकामा को एक यूनिक और बेहद सूखा इलाका बनाता है, जैसा दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। पांचवा भाग, जलवायु, वनस्पति और जीव। ये जो ड्रामेटिक फिजिकल फीचर्स हैं, पहाड़, नदियां, पठार और रेगिस्तान, ये सब मिलकर पूरे महाद्वीप में क्लाइमेट और इकोसिस्टम का एक हैरान कर देने वाला मोज़ेक बनाते हैं। असल में यहाँ का भूगोल ही ये तय करता है कि कहाँ घने जंगल उगेंगे, कहाँ विशाल घास के मैदान फैलेंगे और किस तरह के जानवर कहाँ रहेंगे। और इसी वजह से दक्षिण अमेरिका दुनिया के सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स महाद्वीपों में से एक बन जाता है। अच्छा, ये टेबल इस महाद्वीप के मुख्य वेजिटेशन जोन्स को दिखाता है। अमेज़न बेसिन में है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स, जिन्हें लोकली सेल्वास कहा जाता है। इन्हें पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उत्तर में ओरिनोको बेसिन के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को लानोस कहते हैं, जो गीले और सूखे मौसम के साथ बदलते रहते हैं और पशुपालन के लिए बहुत जरूरी हैं। दक्षिण में अर्जेंटीना और उरुग्वे में है पंपास नाम के विशाल टेम्परेट ग्रासलैंड्स। यहाँ की मिट्टी, जिसे लोएस कहते हैं, बहुत ही उपजाऊ है, जिस वजह से ये दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरिया में से एक है और इसे अर्जेंटीना का दिल भी कहा जाता है। और फिर है ग्रांड चाको का सूखा और गर्म इलाका, जो अपनी अविश्वसनीय रूप से कठोर क्विब्रिको लकड़ी के लिए जाना जाता है, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। ये चार्ट उन 4 मेन क्लाइमेट टाइप्स को दिखाता है जो इस महाद्वीप की डाइवर्सिटी को हाईलाइट करते हैं। अमेज़न बेसिन में इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, जहां साल भर हाई टेम्परेचर और भारी बारिश होती है। अटाकामा में ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है, जहां बारिश लगभग न के बराबर होती है। सेंट्रल चिली का एक छोटा सा इलाका एक बहुत ही रेयर और अच्छी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का अनुभव करता है, जो अपनी गर्म, सूखी गर्मियों और हल्की गीली सर्दियों के लिए जानी जाती है। ये क्लाइमेट दुनिया के कुछ ही हिस्सों में मिलती है और वाइन प्रोडक्शन के लिए एकदम परफेक्ट है। और पंपास रीजन में है टेम्परेट क्लाइमेट, जहां मौसम साफ साफ बदलते हैं, जो गेहूं और मक्का जैसी फसलों की खेती के लिए आइडियल है। इन मेन एरिया के अलावा एंडीज में ऊंचाई के साथ बदलने वाली माउंटेन क्लाइमेट भी पाई जाती है।
मेनलैंड से लगभग 1000 किलोमीटर पश्चिम में प्रशांत महासागर में गालापागोस आइलैंड्स मौजूद हैं। ये इक्वाडोर का हिस्सा हैं और ये ज्वालामुखियों से बना आइलैंड्स का ग्रुप अपने आप में एक जीती जागती लैबोरेटरी है। मेनलैंड से एकदम अलग थलग होने की वजह से यहाँ के जानवरों और पौधों को एक यूनिक इवोल्यूशनरी रास्ते पर डेवलप होने का मौका मिला। यहाँ के अनोखे वन्य जीव जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते, जैसे विशाल कछुए, मरीन इग्वाना और अलग अलग तरह की फिंच बर्ड्स ने 1835 में यहाँ आए एक युवा नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया और यहीं पर की गई ऑब्जर्वेशंस ने उन्हें नेचुरल सिलेक्शन के जरिए इवोल्यूशन की अपनी क्रांतिकारी थ्योरी को डेवलप करने के लिए इंस्पायर किया। ये इस इलाके की यूनिक ज्योग्राफी का एक सीधा नतीजा है। और अब छठा और आखिरी भाग, भूगोल का मानवीय प्रभाव। अंत में हम इस विशाल फिजिकल ज्योग्राफी को इंसानी कहानी से जोड़ते हैं। देखिए, पहाड़, नदियाँ और मैदान सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये तय करते हैं कि लोग कहाँ रहेंगे, वे क्या उगाएंगे, वे कौन से रिसोर्स निकालेंगे और वे किस चीज़ का व्यापार करेंगे। दक्षिण अमेरिका में ज्योग्राफी और इंसान की किस्मत के बीच का ये कनेक्शन बिल्कुल साफ और बहुत मजबूत है। ये चार्ट उन 3 मेन इकोनॉमिक पिलर्स को दिखाता है जो सीधे सीधे इस महाद्वीप के भूगोल से निकले हैं। पहला है मिनरल वेल्थ, जो एंडीज की जियोलॉजिकल एक्टिविटी और पूर्वी पठारों की पुरानी चट्टानों में दबी हुई है। दूसरा है फॉसिल फ्यूल्स, खासकर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जो कुछ खास सेडिमेंट्री बेसिन में पाए जाते हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी है एग्रीकल्चर, जो अमेज़न की ट्रॉपिकल जमीन से लेकर पंपास के उपजाऊ मैदानों और चिली की मेडिटेरेनियन घाटियों तक खास क्लाइमेटिक जोन्स पे डिपेंड करता है। ये नेचुरल रिसोर्सेज कई दक्षिण अमेरिकी देशों की इकोनॉमी की रीढ़ है। यहाँ हम खास रिसोर्सेज को उनकी एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन से जोड़ते हैं। चिली के एंडीज में मौजूद चुक्कीकामामाटा दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट माइंस में से एक है और इसने चिली को दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर बनाया है। उसी के पास अटाकामा डेजर्ट में सोडियम नाइट्रेट का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव बनाने में होता था। ब्राजील में वॉल्केनिक मिट्टी पर बने विशाल बागान, जिन्हें फजेंडा कहते हैं, उसे दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर बनाते हैं। वेनेजुएला की दौलत मैराकैबो झील और ओरेनोको बेल्ट के नीचे दबे विशाल तेल भंडारों पर बनी है और अर्जेंटीना की इकोनॉमी पंपास के उपजाऊ घास के मैदानों पर टिकी है, जो इससे गेहूं और बीफ का एक बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्टर बनाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्ट है। इतने बड़े महाद्वीप पर, जिसकी इतनी लंबी कोस्टलाइन है, सिर्फ 2 देश, बोलीविया और पैराग्वे, ऐसे हैं जिनकी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है। बोलीविया ने 19वीं सदी के आखिर में वॉर ऑफ द पैसिफिक में चिली के हाथों अपनी कोस्टलाइन खो दी थी, जिसका उसकी इकोनॉमी पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ा है। पैराग्वे हालांकि पराना पराग्वे नदी सिस्टम के जरिए अटलांटिक तक पहुंच सकता है, फिर भी उसे अपने पड़ोसी देशों के पोर्ट्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये इस महाद्वीप के फिजिकल मैप पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज खींचे जाने का एक सीधा नतीजा है और इसने इन दोनों देशों के व्यापार और विकास पर ऐतिहासिक रूप से असर डाला है। हमने जो कुछ भी सीखा है उसे पक्का करने के लिए चलिए इन की कनेक्शंस पर फिर से एक नज़र डालते हैं। अटाकामा के एक्सट्रीम सूखेपन के पीछे मेन कारण है पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी ओशन करंट, जो इवेपोरेशन को रोकती है। अर्जेंटीना का पैटागोनियन डेजर्ट ठंडा और सूखा इसलिए है क्योंकि ये एंडीज की विशाल दीवार की रेंज शैडो में पड़ता है, जो पैसिफिक से आने वाली नमी को रोक देती है। और दुनिया में नाइट्रेट का सबसे बड़ा नेचुरल प्रोड्यूसर है चिली, जिसके विशाल भंडार अटाकामा की सूखी जमीन में पाए जाते हैं। ये फैक्ट्स ज्योग्राफी, क्लाइमेट और रिसोर्सेज के बीच के उस गहरे और अटूट रिश्ते को उजागर करते हैं जो इस पूरे महाद्वीप की कहानी को डिफाइन करता है। तो हमने दक्षिण अमेरिका की फिजिकल आत्मा में एक लंबी और डिटेल्ड यात्रा की है। हमने इसकी रीढ़ देखी, इसकी धमनियों को समझा और इसके दिल को महसूस किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हम एक तेजी से बदलती दुनिया में रह रहे हैं और ये आखिरी सवाल हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे ग्लोबल क्लाइमेट बदल रही है और इंसानी दबाव बढ़ रहा है, अमेज़न के वर्षावन, जो हमारे ग्रह के फेफड़े हैं और ग्लोबल कार्बन साइकिल के लिए बेहद जरूरी हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? अटाकामा, जो पृथ्वी की सबसे सूखी जमीन है, क्या वो और भी ज्यादा सूखी हो जाएगी? एंडीज के ग्लेशियर, जो लाखों लोगों के लिए पानी का सोर्स है, वो किस स्पीड से पिघलेंगे? इन एक्सट्रीम इकोसिस्टम का भविष्य न सिर्फ इस महाद्वीप के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत गहरे मायने रखता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाली पीढ़ियों को खोजना होगा और जिसकी नींव इस महाद्वीप के यूनिक और शक्तिशाली भूगोल में ही छिपी है।